भारत के दिल में बसा एक बेहद विशाल भूभाग, एक ऐसी प्राचीन भूमि जहां से नदियां बहती हैं और जहां कभी बड़े बड़े साम्राज्य पनपे थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ा ये राज्य आज एक आधुनिक आर्थिक महाशक्ति यानी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर है। ये कहानी है भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, एक ऐसा जागता हुआ विशालकाय स्वरूप जिसे गहराई से समझना आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, नदियों और प्राचीन साम्राज्यों की ये जमीन आखिर एक मॉडर्न इकोनॉमिक टाइटन में कैसे बदल रही है? मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो तेजी से अपने ट्रिलियन डॉलर के भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, वो भी अपनी प्राचीन शांत लय को खोए बिना। तो चलिए इसी भव्य और नाटकीय बदलाव को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस भूमि ने अपने ही इतिहास से ऊर्जा लेकर विकास का एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार किया है। जब हम इस राज्य के आकार की बात करते हैं तो यकीन मानिए इसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ आबादी को ही पैमाना माने तो पूरी दुनिया में केवल चीन, खुद भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील, बस यही देश इस अकेले राज्य से आगे हैं। है ना कमाल की बात? इतनी बड़ी आबादी का सीधा सा मतलब है अपार मानव संसाधन और एक असीमित ऊर्जा। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों आकांक्षाओं का एक विशाल प्रवाह है जो इस राज्य को एक जीती जागती इकाई बनाता है। और अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो वो भी उतना ही विस्मयकारी है। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, जो कि करीब 7,680 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा के मैदानी इलाकों में फैले इस राज्य का प्रशासनिक दायरा इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक अलग दुनिया होने का एहसास कराता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक कोने में एक नया परिवेश है, एक नया स्पंदन है। इस जमीन की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं करीब 85,000 साल पुराने पाषाण युग के होमो सेपियन से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक की। इस मिट्टी ने सच में युगों को बदलते देखा है। फिर साल 1950 में इसे अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला और आगे चलकर साल 2000 में इसके पहाड़ी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज की आधुनिक राजनीतिक सीमाओं तक ये भूमि सभ्यताओं के उदय की मूक गवाह रही है। इतिहास के पन्नों से थोड़ा आगे बढ़ें तो आप यहाँ की सांस्कृतिक धड़कन को साफ महसूस कर सकते हैं। चरकुला, जो राधा के जन्म का जश्न मनाता है, रासलीला, जिसमें भगवान कृष्ण की मनमोहक कथाएं रची बसी हैं, गलियों में होने वाली पौराणिक नौटंकी और शास्त्रीय कथाओं को समेटे हुए कथक। देखिए, ये सिर्फ नृत्य या कला के रूप नहीं है, असल में ये इस भूमि की सांस्कृतिक आत्मा है। इन्हीं के जरिए यहाँ की पौराणिक कथाओं और भावनाओं को सदियों से एक खूबसूरत लय में सहेज कर रखा गया है। अब संस्कृति की इन गहरी जड़ों को असली पोषण कहाँ से मिलता है? वो मिलता है यहाँ की उपजाऊ धरती से, जो इसके विशाल आर्थिक इकोसिस्टम की रीढ़ है। गंगा के मैदानी इलाकों की जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है ना, उसी की बदौलत ये क्षेत्र पूरे भारत में गन्ने और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कृषि ही है जो इस क्षेत्र के व्यापार और यहाँ के लोगों के जीवन को सबसे प्राथमिक ऊर्जा देती है। सदियों से यहाँ के खेत आजीविका का एक ऐसा स्रोत बने हुए हैं जो कभी खत्म नहीं होता। पारंपरिक कृषि के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स को भी अब एक नई दिशा मिल रही है। साल 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या कहें ओडीओपी नाम की एक पहल शुरू की गई। ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि ये यहाँ के कुटीर उद्योगों का एक शानदार पुनर्जागरण है। स्थानीय कारीगरों और ग्लोबल बाजार के बीच ये एक बेहतरीन तालमेल बनाता है। आपको शायद याद हो, हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के शीर्ष नेताओं को भी यही विशिष्ट उत्पाद उपहार के रूप में दिए गए थे। हर एक जिले की अपनी एक अलग आबोहवा है और उसी ने एक अनूठी पहचान विकसित की है। इसे ऐसे समझिए, आगरा अपने शानदार चमड़े के उत्पादों के लिए मशहूर है, तो वाराणसी अपनी विश्व प्रसिद्ध बनारसी सिल्क के लिए। मुरादाबाद में आपको पीतल का बेहतरीन काम मिलेगा, जबकि सिद्धार्थनगर अपने विशिष्ट काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। ये सूची तो बस इस विशाल राज्य की विविधताओं का एक छोटा सा कैटलॉग है, जो दिखाता है कि विकास की संभावनाएं यहाँ के हर कोने, हर कण में मौजूद हैं। लेकिन विकास की ये कहानी सिर्फ अतीत और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है।
आज यहाँ एक बहुत ही नाटकीय और आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये राज्य अपनी ऐतिहासिक सिल्क और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी तरफ क्या आप जानते हैं कि आज ये पूरे भारत के 65% मोबाइल फोन और 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उत्पादन कर रहा है? जी हां, नोएडा जैसे शहर अब प्राचीन परंपराओं से निकलकर एक आधुनिक तकनीकी पावर हाउस बन चुके हैं। जाहिर है, इस आधुनिक अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। यहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं सामने आती है, जो 2026 में पूरी होने वाली है। मेरठ से शुरू होकर अमरोहा और उन्नाव सहित 12 जिलों से गुजरते हुए प्रयागराज तक जाने वाला ये 594 किलोमीटर लंबा विशाल स्ट्रेच राज्य की एक नई जीवन रेखा बनने जा रहा है। आप इसे केवल एक सड़क नहीं कह सकते, ये पूरे राज्य में आर्थिक जीवन शक्ति का संचार करने वाली एक अहम धमनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्रकृति के साथ संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए आने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। इसमें राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाला 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये इस बात का एक बहुत ही खूबसूरत और संवेदनशील प्रतीक है कि आधुनिक प्रगति और विकास की तेज रफ्तार के बीच हमारे वन्य जीवों और शांत प्राकृतिक दुनिया के लिए भी एक सम्मानजनक जगह बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है, इतनी विशाल परियोजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक बेहद मजबूत वित्तीय ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, और वो ब्लूप्रिंट है 9,12,696 करोड़ रुपए। ये वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल अनुमानित बजट है। पिछले साल की तुलना में करीब 12.2 से 12.9% की यह वृद्धि कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। असल में ये 2029 तक राज्य की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जादुई आंकड़े तक ले जाने का एक बहुत ही दृढ़ संकल्प है। यही वो ऊर्जा है जो इस विशाल इंजन को भविष्य की ओर धकेल रही है। अगर हम इस बजट की प्राथमिकताओं को बारीकी से समझें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कुल बजट का 1/4 हिस्सा यानी 25% सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भौतिक नींव को मजबूत करने में लगाया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा और युवाओं के लिए 12.4% और कृषि के लिए 9 से 12% का आवंटन किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि संसाधनों का ये बंटवारा कितनी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां भविष्य के निर्माण में हर एक क्षेत्र को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस विकास यात्रा में राजकोषीय स्थिरता यानी फिस्कल स्टेबिलिटी पर नजर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटे, ऋण और एफआरबीएम यानी फिस्कल बजट मीडियम पॉलिसी लक्ष्यों को लेकर राज्य अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। इसका लक्ष्य अपने ऋण से जीएसडीपी अनुपात को घटाकर लगभग 23.1% तक लाना है। देखिए, वित्तीय अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा आर्थिक लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, और यही आर्थिक सूझबूझ इस पूरी विकास यात्रा को सिर्फ एक विस्तार नहीं बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर नींव प्रदान करती है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। क्या विविधताओं, प्राचीन सांस्कृतिक धड़कनों और ऐतिहासिक मैदानों वाली ये भूमि 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अपनी नियति को सच में प्राप्त कर पाएगी? आज हमने जो भी तथ्य, आंकड़े और रणनीतियां इस एक्सप्लेनर में देखी हैं, वो निश्चित रूप से इस जनसांख्यिकीय और आर्थिक दिग्गज के एक शानदार तरीके से जागृत होने की कहानी कहते हैं। एक प्राचीन सभ्यता का अपनी नई आर्थिक नियति की ओर ये प्रस्थान वास्तव में असाधारण है।